और रिस्पेक्टेड अनुराग सर को, और जो पिछली 3 ट्रेनिंग्स हुई है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा। मेरी रिस्पेक्टेड ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय धीमान सर का, उनका बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सब जगह टीमें, जिसका हमें अनुभव हो रहा है। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो आज स्पेशल ट्रेनिंग होने जा रही है, मैं टेक्निक्स ट्रेनिंग कर लीजिए और इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स के ऊपर आज ट्रेनिंग होने जा रही है। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए, क्योंकि रियली आज वो चीजें हमें मिलने वाली है जो शायद कहीं और हमें हासिल नहीं हो पाती है। और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशलिस्ट है जो पिछले 17 साल से, मैं तो बहुत कुछ सीखा हूं सर से इस मामले में, क्योंकि मैंने कभी मैनेजमेंट की कोई डिग्री हासिल नहीं की, मैनेजमेंट का मेरे को कोई अनुभव नहीं रहा। हर क्षेत्र में, केवल सिर्फ बिजनेस ही नहीं, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और मार्केट सिनेरियो, हर तरह से हमें बहुत स्ट्रांग किया है, हमें बहुत मजबूत किया है नॉलेज के द्वारा। और एक ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में आने वाली है, रियली मैं उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा शांत, सुशील और बड़ा ऐसे स्वभाव के रूप में देखा है कि मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी बड़े से बड़े चैलेंजेस आ जाए, लेकिन वो मुस्कुरा के हंसते हुए सारे चैलेंजेस को इस तरह से मैनेज कर देते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम बड़े इजी वे में हम उस चीज को पार कर जाते हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर जाते हैं। बहुत मैं प्राउड फील हो रहा है आज उन्हें कॉल करने के लिए मैं, और ज्यादा टाइम को बेकार न करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ड्यू सॉफ्ट के ग्रेट मैनेजर मिस्टर अनुराग अवस्थी सर से कि वो आज के इस वेबिनार में आए और हमें वो नॉलेज, वो ज्ञान की वर्षा करें जिसके द्वारा कि हर शख्स, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं, चैंपियंस हैं ड्यू सॉफ्ट के, वो सब लोग प्रगति के नए नए सोपान रचे, नए नए रिकॉर्ड्स बनाए। और ड्यू सॉफ्ट नो डाउट आज के इस समय में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी बहुत अच्छे, और ये 4 जो ट्रेनिंग्स, ये 3 ट्रेनिंग जो हो चुकी है और ये चौथी आज ट्रेनिंग होने जा रही है, वास्तव में हम प्रोग्रेस की ओर, लगातार शिखर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो ये जो सीरीज ऑफ ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइज की है, रियली इसके लिए मैं थैंक्स भी करना चाहूंगा सर का कि जिसके द्वारा बहुत फायदा हो रहा है। और मैं आपकी गड़गड़ाहट तालियों के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ, विद एक्साइटमेंट मैं कॉल करने जा रहा हूं इस वेबिनार में मिस्टर अनुराग अवस्थी सर से। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सागला जी फॉर स्पीकिंग सो हाईली अबाउट मी। मैं जितना आपने बात करी है उस हिसाब से तो मामला ज्यादा ही बढ़ जाता है, लेकिन ये आपका नहीं, ये आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं। साकला जी, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा कि जो हम लोगों ने ये सीरीज शुरू करी है, उस सीरीज का फायदा अब दिखने लगा है। सीरीज का फायदा तो आप लोगों को एक नई न्यूज़ दे दूं कि इस वीक की क्लोजिंग में संजय दीवान जी की जो टीम है, जिसमें आप हैं, संजय चौधरी जी हैं, राहुल हैं, प्रमोद हैं और सारे चैंपियंस हैं, तो इस पैंडेमिक में पिछली बार 512 का रिकॉर्ड था, अब की 550 का रिकॉर्ड है। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर डूइंग सो वंडरफुल इन दिस पैंडेमिक। मतलब इट इज रियली सरप्राइजिंग, और ये सरप्राइजिंग केवल हमें नहीं है, ये इंडस्ट्री को भी हो रहा है कि सर कांग्रेचुलेशंस आपको। नहीं, आप सबको जाता है। यू एज अ टीम हैज डन रियली वंडरफुल एंड यू आर सोर्स टू इंस्पिरेशन टू लॉट मेनी पीपल इन ड्यूसॉफ्ट and even beyond DUSOFT. So congratulations to the whole team and to the captain who has been leading Sanjay Diwan for such a wonderful way. और उन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग्स लगाई हैं, उसका इफेक्ट देखिए आप दिखने लग गया है डिफरेंट टीम्स के अंदर, डिफरेंट एरियाज में। क्योंकि मैं सरप्राइज हूँ कि काफी ऐसी टीम्स थी जो बिफोर पैंडेमिक उनका उतना अच्छा काम नहीं चल रहा था, लेकिन इस पैंडेमिक में आकर के, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर के उनकी वर्किंग बेटर हो गई है और सेल्स काफी इंक्रीज हो गई हैं। तो मतलब इट इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। हम लोगों को बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि शुरुआत के जो 2 हफ्ते थे वो बहुत चैलेंजिंग थे, लेकिन it is really nice that you all people have coped up with it.
वंडरफुल, बहुत बढ़िया है आप लोगों की ये डूइंग रही है। और आप सब इस मामले में ड्यू सॉफ्टियंस और जो ड्यू सॉफ्टियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन में बने हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जब आप मूव नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप ग्रो कर पा रहे हैं, ये एक नई सीख सबको मिलती जा रही है। और जैसा अभी ये पेंडेमिक में लग रहा है कि ये अभी जल्दी कुछ जाने वाला नहीं है, तो आप ये सब मान के चलिए कि अभी साल भर हम इसी प्लेटफॉर्म में करेंगे। और मजे की बात ये है कि अगर हमने इसको इसी तरह से 6 महीने भी और करा ना, तो आप लोगों की आदत पड़ जाएगी इसी प्लेटफॉर्म पे वर्क करने की, और फिर ये एक प्रोसेस बन जी, जाएगा यस सर, जब आदत बन यस जाएगी। सर। तो ये 3 सेशन हम लोगों के हो चुके हैं। हमारे ज्वाइनिंग मैंने देखा था कि मैं जब ज्वाइन करा तो तकरीबन 500 आप लोगों ने पहले ही पहुंचा दिया। और अभी आई डोंट नो, क्योंकि आज मैं एज अ स्पीकर हूं तो मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे कितना पहुंच गए हैं। लेकिन जी लास्ट टाइम हम लोग पिछले इवेंट में करीब करीब 1000 के आसपास पहुंच गए थे। और उम्मीद हम करते हैं कि इस बार भी 1000 पहुंचेंगे। लेकिन टॉपिक जो मेरा है वो बेसिकली थोड़ा सा एजुकेशनल बेस्ड जो रहता है। तो उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबके पास पेन पेपर है। ये एक चीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स अभी बैठे हैं उन सबके पास पेन पेपर या उनके डायरीज हैं या नहीं है, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरे को थम्स यस अप सर, करके कर सकते हैं कि हाँ, हम लोग रेडी हैं और हमारे पेन पेपर डायरी सब है। क्योंकि कुछ स्टार्ट्स होंगे, कुछ डेटास होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। बेनिफिट इन द सेंस कि आप जब इस डायरेक्ट सेलिंग में ड्यूसॉफ्ट एज ए एजुकेशन प्रोडक्ट लेकर के फील्ड में जाते हैं, तो आपके पास शब्द वो होने चाहिए जिससे आदमी लॉजिकली कन्विंस हो कि यस, यू आर करेक्ट एंड यू आर राइट विद द राइट कंपनी। उसी 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 कॉन्सेप्ट में मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ। और आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, उसका डिस्कशन का पॉइंट जो है वो बेसिकली है इकोसिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। देखिए, इकोसिस्टम क्या होता है कि होल एनवायरनमेंट होता है, उसमें हर चीज कनेक्ट होती है। तो इकोसिस्टम हमारा डिफाइन हर चीज का एक इकोसिस्टम होता है। और जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है बेसिकली एजुकेशन और स्किल्स। स्किल, अब यस सर। एजुकेशन तो सब जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति इस टाइम बैठा होगा जिसको एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम होगा या एजुकेशन से वो कनेक्टेड नहीं होगा। यस हम सर। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो ये एजुकेशन की शुरुआत बहुत पहले होती है। मतलब आप समझ लीजिए, वैदिक काल में जब हमारे गुरु लोग पढ़ाते थे आश्रमों में, और वो जो उनके स्टूडेंट्स होते थे वो राजा से लेकर के रंक होते थे, और चॉइस ऑफ स्टूडेंट जो होता था वो जो ऋषि होते थे, जो भी वो ज्ञान देने वाले होते थे, वो गुरुकुल सिस्टम में वो करते थे। और वो पद्धति हमारी बहुत सक्सेसफुल थी और हम बहुत आगे तक उससे निकल के आए। ये समझ लीजिए कि इवन मुगल काल में या 17th सेंचुरी तक हम उसी पद्धति पे, चाहे उसमें पर्शियन आ गई हो, चाहे हम बाद में उर्दू पे आ गए हो। लेकिन जो मेजर चेंज आया है हम लोगों के सिस्टम के अंदर, वो आया था थॉमस मैकॉले से। थॉमस मैकॉले का शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। वो हिंदुस्तान में जो है आए थे और वो उन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम वर्कआउट करने की कोशिश करी। तो पहला है जो अंग्रेजी का हम लोग आज की डेट में देखते हैं, हम लोगों के अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, हम लोग अंग्रेजी के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो बेसिकली जो हिंदुस्तान में उसकी स्टार्टिंग हुई है वो 1835 में हुई थी। और उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए हुए थे वो यहाँ के लोगों को इतना सक्षम करना चाह रहे थे कि वो इनके ऊपर रूल कर सके। तो बेसिकली उनको बाबूस चाहिए थे कि उनको अंग्रेजी पढ़ना लिखना आ जाए, और वो मास्टर्स और क्लासेस क्लासेस में अंग्रेज और मास्टर मतलब हिंदुस्तानी, उनके बीच में कम्युनिकेट करवा सकें, वो डेलीगेट कर सकें क्या वो कहना चाह रहे हैं और लोग समझ सकें। तो उनको जी बेसिकली बाबू चाहिए थे जिनके अपना दिमाग ना हो, वो सिर्फ जो कहा जाए वो करते जाएं और उसको लोगों तक पहुंचाते रहें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। बाकी चार्ल्स वुड ने इसके ऊपर थोड़ा सा और डेवलपमेंट करा था 1854 में। और हिंदुस्तान में सबसे पहली 3 यूनिवर्सिटीज जो आई थी वो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता सो कॉल्ड अभी के, वो आई थी 1857 में। अब 1857 में यूनिवर्सिटीज पहली आई, जिससे हम लोगों के जो प्रेजेंट सिनारियो है, जो प्रेजेंट एजुकेशन, वो हमें दिखाई देती है।
और मजे की बात यह है कि 1887 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी की तरह आई थी, जिसका मैं भी एक प्रोडक्ट रहा हूँ। तो फॉर्चुनेट है कि हम ऐसी पद्धति से आते हैं जो बहुत समय पहले की है। अब हिंदुस्तान में क्या है कि एक लिटरेसी रेट, आप लोगों ने शब्द सुना होगा कि लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट है कि आदमी लिख पढ़ सकता है और कैलकुलेट कर सकता है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे उसका चेक कितने का आया हो, या बेसिक अगर कोई चीज लिखी हुई है, उसको मान लीजिए उसकी विल हो, तो उसको वो पढ़ सके, वो बेसिक लिटरेसी में आ सकता है। उसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है। और हिंदुस्तान में ये 2020 में 81.3% की लिटरेसी है, जो अगर आप संसार के मापदंड से देखेंगे तो हल्की है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो 100% लिटरेसी रेट पे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट की हम बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरला में है। केरला में इट इज 93.91%, जो इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड 100। वो उसकी डेप्थ में जाऊंगा कि 100 क्यों होता है, लेकिन उसमें ही जो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ जो सबसे हल्की स्टेट आती है वो आती है बिहार, 63.82% के करीब है उसमें। अब इम्पोर्टेंट क्या है, मैं ये आपको बात क्यों बता रहा हूँ कि किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ होती है, किसी भी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है, वो बेसिकली दो फैक्टर से होती है। पहला फैक्टर होता है हेल्थ, और दूसरा फैक्टर होता है एजुकेशन। जो जो इकोनॉमीज एजुकेशन के मापदंड पे बढ़ती हैं वो ग्रो करती हैं। अभी जैसे कल सीबीएसई का रिजल्ट आया। दिल्ली ने 98% बच्चे जो हैं वो पास आउट हुए हैं अभी सीबीएसई के रिजल्ट में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के, स्कूल्स के। अब ये एक बहुत बड़ा दिल्ली के लिए अचीवमेंट है कि अगर आप किसी और बोर्ड से या किसी और स्टेट से कंपेयर करेंगे जहां पे सीबीएसई के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उसका आउटपुट बहुत बढ़ा है। और उसका बेसिक रीजन रहा है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने दो सेक्टर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो हम लोगों की ग्रोथ या हमारी कंट्री की या हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके लिए एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने आज की डेट में अगर आप देखिए तो मोर देन 1000 यूनिवर्सिटीज हैं और 52,627 कॉलेजेस हैं, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें कि किसी भी कंट्री में ये 1000 यूनिवर्सिटीज हैं और 52,000 से ऊपर कॉलेजेस हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशलिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जो है, हमारे जो हर साल ग्रेजुएट निकल करके आते हैं उनके लिए जो है पर्याप्त जॉब्स नहीं हो पाती हैं। अब रीजन कई हो सकते हैं कि उनके लिए पर्याप्त क्यों नहीं हुआ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम एजुकेशन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्संस प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल से तो उतना बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हम कर रहे हैं, जितना हमने इसमें डेवलपमेंट करा, जितनी हम ले करके आए और जितने हर साल हम ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम में सब बुराई क्या है? देखिए क्या है कि 90 और 10 का रेशो तकरीबन हर जगह रहता है। अब जो भी प्रोड्यूस होते हैं इन कॉलेजेस से, उसमें से 10% तो देखिए अच्छे प्लेस हो जाते हैं, लेकिन 90% के लिए चैलेंज हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि 10% जो है वो पढ़ाई भी करता है, 90% करेगा क्या? कॉलेजेस में वो कुंजी लेकर के पढ़ेगा। आखिरी के 3 हफ्ते 4 हफ्ते या एग्जाम आ गया तो उसमें या उसने कुछ शॉर्टकट्स लगाए कि पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पढ़ लिए और उसको वर्कआउट करके उसने कर लिया। अब फंडामेंटल देखिए क्या हुआ कि डिग्री आ गई। डिग्री हमने ले ली, चाहे चाहे वो 10th और 12th बोर्ड्स के बच्चे हों या फिर कॉलेजेस के हों, किसी भी सेक्टर के हों, उन्होंने अपना जो एक कहना चाहिए ऑर्नामेंटल डिग्री, मैं इसको ऑर्नामेंटल डिग्री इसलिए बोल रहा हूँ कि वो केवल एड ऑन होता है। मान लीजिए आपकी शादी होनी है तो आपने कहा कि लड़की जो है बीए एमए है। अब बीए एमए है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी अगर आप उससे पूछिए वो क्या कर सकती है, तो वो वहां पे फेल हो जाती है। कई बार तो हम लोगों ने देखा कि एमए करे हुए लोग बाग हैं, एक लेटर नहीं लिख सकते। सरप्राइजिंग है
कि आप जी एमए करे में हाईली एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो हिंदुस्तान के किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, और आपसे कहा जाए कि आप सिंपल एक लेटर लिख लीजिए, आप लिख नहीं पाते हैं, तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी त्रासदी है। क्योंकि एजुकेशन हम लेते हैं, लेकिन हमारा जो लेने का तरीका होता है ना, वो शॉर्टकट वाला हो जाता है, और उसकी वजह से हम जो चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो प्रोड्यूस नहीं होता है। हालांकि मुझे तो ये लगता है कि जो किंडरगार्टन में और फर्स्ट और सेकंड में जो एजुकेशन बच्चे की हो जाती है ना, वो आगे जा करके नहीं हो पाती। आप देखिए जितने भी बच्चे अभी नर्सरी केजी में, चाहे वो वर्ड्स याद कर रहे हो, चाहे कलर्स याद कर रहे हो, उनको सिखाने का माध्यम, उनको कनेक्ट करने का माध्यम बहुत अच्छा है, बजाय जो आज की डेट में हमारे सीनियर लेवल के ऊपर बातें होती हैं। अब जो हमारे ग्रेजुएट्स निकले हैं सारे, कायदे से तो ये होना चाहिए कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनके पास डिग्रीज है, सबको जॉब मिल रही है। लेकिन हर व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पाता। अब जॉब क्यों नहीं मिल पाता? आप क्वालिफाइड हैं, आपके पास आप डिग्री होल्डर हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी हिंड्रेंस सबसे पहले क्या आ जाती है कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अब कहीं पर भी यस सर आपको क्वालिफाई करना है, आपको इंटरव्यू क्यों देना पड़ा है? आपके पास तो डिग्री है। देखिए इसमें दो चीज हैं। एक तो है डिमांड एंड सप्लाई कि इतनी जॉब्स नहीं है जितनी हमारे पास ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि कंट्री वही राइज करेगा जिसके लोग एजुकेटेड होंगे, दूसरी तरफ हम उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। और ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से उसको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक मिलनी चाहिए, जो हम लोगों का आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन हर व्यक्ति को मजे की बात यह है कि इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा, इंटरव्यू के लिए भी मजे की बात यह है कि अगर आपने एक जगह के लिए, एक पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, तो उसमें 15 से 20 लोग अप्लाई कर देंगे। अब 15 से 20 लोग अप्लाई करेंगे तो जो अपॉइंट करने वाला होगा वो आपका इंटरव्यू लेगा। अब इंटरव्यू जो लेता है वो आप में क्या देखता है? देखिए ग्रेजुएट्स हैं, सबके पास डिग्रीज है, कायदे से सबको जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला जो है वो सबसे पहले आपकी स्किल्स देखता है। तो अब आप सब, मतलब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट्स हैं, और उनको अगर नहीं मिल रहा है तो उनका ना मिलने का बेसिक कारण क्या है? उनका स्किल सेट। अब यस स्किल्स सर तो बहुत तरीके की होती हैं, आप लोग तो उसके चैंपियन है, मास्टर हैं। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे कंप्यूटर स्किल्स हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, किसी भी तरीके की स्किल हो, टीम बिल्डिंग हो। आजकल तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जमाना बहुत चल रहा है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का ही कॉम्बिनेशन जो है, जो इंडस्ट्री में हमें सक्सेस बना रहा है। यस अब सर हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि 6% जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहीं अच्छे। 6% में कौन से लोग हो सकते हैं? चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर पढ़ने चले जाएं या वहां पर जॉब करने चले जाएं, चाहे इंडियन सिविल सर्विसेज या स्टेट गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो प्रोफेशनल बन जाए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ICWA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, इस तरह के सेक्टर में चले जाएं, चाहे गवर्नमेंट सर्विस में आ जाएं, जहां पर गवर्नमेंट सर्विस में आप ये कह लीजिए जो बाबूज हैं, UDC, LDC, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो लोअर लेवल के आ जाते हैं, जिसमें मेजोरिटी आज की डेट में फाइट करती है क्योंकि वहां पे उनको सोशल सिक्योरिटी नजर आती है, और या प्राइवेट सेक्टर में आ गए। अब ये सारे सेक्टर अगर आप मिला लें तो इसमें केवल 6% लोग अब्जॉर्व हो पाते हैं। 94% जो है उनके लिए अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब यस सर डिफरेंस कहाँ पे आता है? वो बेसिकली अब ये नहीं है कि जो 94 एब्जॉर्व नहीं हो रहे हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जो 94% नहीं एब्जॉर्व हो रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन अगर वो हो रहे हैं तो उसका बेसिक रीजन क्या है? कि उनका स्किल सेट बेटर होता है। अब जी आज की डेट में तो ये मान लिया गया है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपके पास अगर स्किल है तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। राइट। यस सर अब जैसे हिंदुस्तान में आज की सबसे बड़ी कंपनी जो है मुकेश अंबानी की है, रिलायंस। रिलायंस की जी स्थापना जो है वो धीरू भाई अंबानी ने करी थी, जो केवल 10th पास थे। अब जी धीरू भाई अंबानी ने 10th पास होते हुए की स्थापना करी, और आज की डेट में वो कंपनी के मालिक जो है मुकेश अंबानी, वो 6th रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, जो खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक ड्रॉप आउट है। यस सर अब अब इन लोगों ने जो ये बेसिकली वर्कआउट करा और सेटअप करा और इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, तो
किसी डिग्री के बेसिस पहुंचे? नहीं। ये जो राइज करते हैं, जो चीजें बनती हैं, ये अगर आज की डेट में मैं बात करूं, जो मैं 6% और 94% की बात कर रहा हूं, तो अगर मुकेश अंबानी, अरे सॉरी, धीरू भाई अंबानी की मैं बात करूं, तो वो 94% में आते थे, वो 6% में नहीं आते थे, और वो यस सर। सक्सेसफुल थे। अब हमें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हालांकि मेरे पास इसके लिए एग्जांपल्स बहुत हैं, चाहे रितेश अग्रवाल का आप एग्जांपल ले लीजिए, जो ओयो के फाउंडर हैं, चाहे कुणाल शाह ले लीजिए, जिन्होंने फ्री रिचार्ज करा। ऐसे बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स जो मैं आपको भी कोट कर सकूं। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे ड्यूसॉफ्ट के अंदर, हमारे ड्यूसॉफ्ट में 3 सफायर हैं, संजय जी, हैप्पी जी, यस सर। सुरेंद्र जी। और मजे की बात यह, तीनों जो हैं ग्रेजुएट नहीं है। अगर उनकी एजुकेशन डिग्री की आप बात करिए तो नहीं है। यस सर। संजय दीवान जी ने अपनी पढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट 11th क्लास में ड्रॉप आउट कर दी थी। फिर उसके बाद वो वर्क करने लगे थे, और वर्क करते 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 उन्होंने अपने स्किल सेट डेवलप करे, अपने आप को डेवलप करा, और इतना करा है कि आज की डेट में वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कंपनी के टॉप अचीवर बन गए हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। वहीं पे भी आप देखिए हैप्पी जी अंडर मैट्रिक है। अब हैप्पी जी के पास डिग्री नहीं है, लेकिन आज की डेट में उनके पास करीब करीब 15-16 लाख लोगों का एक टीम बनी हुई है, और वो सफायर लेवल के ऊपर है। तो आप बेसिकली चीज अंडरस्टैंड करनी है। जो मैं आपको 6% और 94% के बीच का डिफरेंस बता रहा हूँ, 6% तो एक है, वो अलग सेगमेंट में निकल जाता है, जिसके लिए रैट रेस होती है, सारे उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं। अगर आप जाकर देखिए तो कोटा में बच्चे वहीं पे पढ़ रहे हैं, हालांकि पैंडेमिक की वजह से अभी हट गए हैं, या फिर वो निकल जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, तो फिर बैंगलोर भागेंगे, पूना भागेंगे। मैं उस 6% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस 94% की बात कर रहा हूँ, जो इंडिया मेन बनाता है, जिसके बेस पे इंडियन इकोनॉमी चलती है, और उससे जो ये लोग निकल करके आते हैं, वो इतिहास रचते हैं। तो अगर आप इस 94% में हैं, तो आपके चांसेस बढ़ने के जिंदगी में सबसे ज्यादा हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी स्किल सेट डेवलप करते जाएं। हैप्पी जी ने भी अपनी जिंदगी में बहुत फाइट करी, बहुत तरह के उन्होंने काम भी करे, और फिर अल्टीमेटली जब वो डायरेक्ट सेलिंग में सेटअप हुए, फिर उन्होंने एक नई ऊंचाई, और अच्छी चीज उनके साथ क्या रही कि उनके स्किल सेट ये कहते हैं कि बॉस, मेरे को एक कंपनी के साथ करना है और उसी में सक्सेसफुल होना है, और उन्होंने वो कर दिखाया। वहीं सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी भी क्लास 12th पास ही हैं, तो उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है जो आज की डेट में दिखा करके वो कहें कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनके पास वो स्किल सेट है जो उनको 5000 माइल पे लेकर आया है, और वो अपनी लाइफ में एक सुपरली सक्सेसफुल है। और उसमें ये तो खैर पुराने खिलाड़ी हो गए, यंग एग्जाम्पल्स भी हैं। यंग एग्जाम्पल में आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस टाइम जितेंद्र कुमार वर्मा। ही इज ऑल्सो 12th पास। अब वो 6% में नहीं आ रहे हैं, वो 96%, 94% में आ रहे हैं, लेकिन एक 94% में आया हुआ आदमी जो ग्रेजुएट भी नहीं है, वो एट द एज ऑफ 27 एक जगुआर का मालिक बन जाता है। चंडीगढ़ जैसी जगह में एक अपने लिए आलिशान घर बना लेता है, और वो अपना करियर 17 साल की उम्र में शुरू करता है। तो उसके पास वो कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में वो स्किल सेट डेवलप करे जो उसको सक्सेसफुल बनाता है। तो अगर आप इन लोगों का एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ऐसी डिग्री से कोई फायदा नहीं है जो लाइफ में केवल एक ऑर्नामेंटल डिग्री की तरह आए और वैल्यू ऐड ना करे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा स्किल सेट डेवलप हो और हम एक प्रोडक्टिव हो। ये तो यस अभी सर। मैंने आपको इंटरनल एग्जांपल दिया। मैं एक एग्जांपल आपको कंपनी का देता हूँ। ऋषि सर ने जब कंपनी की शुरुआत करी होगी सन 2000 में, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ऋषि सर ने अपना इंटरव्यू अकाउंट्स डिवीजन के लिए उस टाइम दिया होता तो ऋषि सर उसमें फेल हो जाते, रिजेक्ट हो जाते। क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत करी थी 26 साल की उम्र में, उनको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं हुआ। ही वाज अ टेक्निकल पर्सन। अगर वो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़े सीनियर लीडर की तरह वो किसी कंपनी में अगर कहें कि मैं आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकता हूं, तो मैं आपको फिर कहता हूं कि वो आज भी डेट में फेल हो सकते हैं। लेकिन
उन्होंने अपना वो स्किल सेट डेवलप करा जिसके बेसिस पे उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी, इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये स्किल सेट होता है जो आदमी डेवलप करता है, जो वर्कआउट करता है, जिससे उसको क्लैरिटी आती है कि लाइफ में आज की डेट में चलिए वो हर डिवीजन सकते हैं, डिवीजन की उनको नॉलेज है, चाहे आप टेक्निकल में चले जाइए, चाहे आप अकाउंट्स में चले जाइए, चाहे डिजाइनिंग में चले जाइए, आप ए टू जी कोई भी डिवीजन कंपनी का बोलिए, उन्होंने उसके ऊपर अभी महारत हासिल कर दी। लेकिन ये 20 साल का रहा, 20 साल की एजुकेशन उनकी रही होगी कॉलेजेस में, जो उन्होंने पढ़ाई करी होगी, लेकिन 26 साल में उनको वो सारी चीजें नहीं आती होगी जो आज उनको आती हैं। तो उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस शुरू के 26 साल का था, और उस 26 साल से लेकर के अभी 20 साल का और 46 साल, तो उनका ये जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, और वो बेसिकली उनके स्किल सेट का है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में उन्होंने ना कोई डिग्री ली है, ना कोई और चेंजेस लिए हैं। तो जो आदमी को बनाता है वो उसका बेसिकली स्किल सेट बनाता है, एजुकेशन नहीं बनाती। एजुकेशन डेफिनेटली एड ऑन करती है, हर कंट्री ग्रो करेगी जिसका एजुकेशन स्ट्रांग होगा, जिसकी लिटरेसी रेट 100% होगी। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंटरनेशनल लेवल का, इसको देखेगा। बड़ी कंपनीज में आप किसको मानते हैं? अमेजोन को मानेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट को मानेंगे, आप फेसबुक को मानेंगे। बेसिकली आज की यस सर। डेट में यही सारी बड़ी कंपनीज उभर करके आ रही हैं। अब आप देखिए कि इनके जो प्रमोटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट, स्किल सेट उन्होंने डेवलप करा था। स्टीव जॉब्स एप्पल के, उन्होंने भी स्किल सेट डेवलप करा था। इवन मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हैं, इन्होंने भी वो स्किल सेट डेवलप करा था। अब मजे की बात ये क्या है कि जुकरबर्ग जो है मात्र 23 साल की उम्र में बिगर डिग्री लिए हुए वर्ल्ड के फर्स्ट यंगेस्ट बिलियनर बन गए थे। ये बहुत बड़ी चीज यस होती है सर। कि वर्ल्ड के फर्स्ट बिलियनर बन जाना एट द एज ऑफ 23। 31 की एज में बिल गेट्स बिलियनर बन गए थे, और वो भी 1987 में। तो बहुत पुराना हो जाता है कि 1987 में बिलियनर बन जाना बहुत बड़ी चीज होती थी। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में जितने भी बिलियनर बन रहे हैं उसमें 30% ऐसे हैं जिनके पास कॉलेज की डिग्रीज नहीं है या कॉलेज ड्रॉप आउट। तो यस सर। सिनारियो बहुत चेंज हो रहा है। आपके पास आईआईटी आईएम का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो उन कंपनीज का सीईओ बन सकता है, उन कंपनीज को हेड कर सकता है, लेकिन जो क्रिएट करता है वो स्किल सेट बेसिकली करता है। तो ये बहुत सिनारियो में चेंज आ रहा है, लोगों के थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि 12 साल का बच्चा जो है वो गूगल में अपॉइंट हुआ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या यस डाटा एनालिस्ट की तरह, और उसने कमाल कर दिया है। यस सर। ये सारे जो नए नए बच्चे हैं ये एक नई कमाल करते जा रहे हैं। और आज की डेट में अगर स्किल सेट आप डेवलप कर लेते हैं तो आपके लिए एवेन्यूज बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब आप लोग सब देखते होंगे, जानते होंगे, लेकिन यूट्यूब पे रायन काजी एक बच्चा है मात्र 12 साल का, वो यूट्यूब का सबसे सबसे ज्यादा 2019 का पैसे कमाने वाला बच्चा है। अब यूट्यूब में आप देखिए उसके पास कोई डिग्री नहीं है और 12 साल की उम्र है। 12 साल की उम्र में उसने यूट्यूब पे वो कमाल कर दिया है जो लोग सोच नहीं सकते। कितना भी डिग्री लिए वो, कितना भी एजुकेटेड हो, वो उस लेवल को, मतलब उसकी अर्निंग है समझ लीजिए $26 मिलियन की एक साल के अंदर, वो तकरीबन आपका 1950 करोड़ के करीब आ जाता है। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसी तरह से अगर इंडियन यूट्यूबर के लिए बहुत सारे हैं, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप उनकी इनकम के बेसिस पे कहेंगे तो भुवन भान एक हैं जो 26 साल के हैं मात्र। उनके बीबी की वाइन्स करके एक चैनल है, वो खुद ही करते हैं, उसमें उसमें वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करते, अपने आप स्क्रिप्ट रखते हैं, अपने आप मस्ती करते हैं, कॉमेडी करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर लेकर आते हैं, और आज की डेट में वो इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर्स हैं। हालांकि आप लोग जो यूट्यूब बेसिकली देखते होंगे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स का देखते होंगे, वो उन सब का आपको काफी ज्यादा आइडिया होगा। लेकिन अब आप देखिए, सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेके दिल्ली के शहीद भगत सिंह कॉलेज से भुवन वान जो है
वो कितनी ज्यादा इनकम कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी भी फॉर्म कर दी है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसी तरह से है। कैली जेमर हैं, उनकी भी करीब करीब 1.2 मिलियन के अमाउंट आता है अगर वो इंस्टाग्राम पे अपना पोस्ट डालती हैं। इसी तरह से हमारे विराट कोहली हैं या आलिया भट्ट हैं, ये सब, आलिया भट्ट की बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, वो उन्होंने अपना स्किल सेट एक डेवलप करा हुआ है और उसमें वो वर्क कर रही हैं। इसी तरह से विराट कोहली भी अपना एक स्किल सेट डेवलप कर रहे हैं और वो अपना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये बेसिकली स्किल सेट जो है वो आज की डेट में आदमी को, अब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, एजुकेशन, डिग्री और स्किल सेट, इनका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, और सक्सेस और करियर, जॉब्स और करियर में उसके साथ ही लेता जाऊंगा आपको। तो इन सब सिनारियों का अगर आप देखते जाएंगे ना, तो स्किल सेट की बहुत इंपॉर्टेंस आ रही है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, उसके बाद वो गुड़गांव दिल्ली आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ, और शुरू में वो लोग खूब हंसते मस्ती करते हैं, खाते पीते हैं, और उसके बाद जब हस्बैंड ऑफिस रिज्वाइन करता है तो लड़की को खाना नहीं बनाना आता है। अब लड़की को खाना नहीं बनाना आता हो तो पहले 2-3 दिन तो चलिए होटल में काम चल जाएगा, फिर उसके बाद ये होगा कि चलो हम लोग ट्राई करते हैं, और उसमें अगर लड़की नहीं कर पाती है तो बहुत चैलेंज आ जाता है। अब लड़की पढ़ी लिखी है, डिग्री है, लेकिन उसको लाइफ के बेसिक स्किल सेट्स नहीं डेवलप होते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हाँ वो कैसे वर्कआउट करे। इसलिए आज की डेट में अगर आप देखिए ना, तो स्किल सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी छोटी छोटी लाइफ में होता है। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होनी है, अगर वो शादी के लिए पेरेंट्स उसकी बात कर रहे हैं, तो जब वो बच्चे के बारे में बताएंगे तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, और उसके फिर धीमे धीमे वो स्किल सेट के ऊपर आएंगे कि वो ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है, ये भी कर लेती है। तो हमारे इस पूरी सोसाइटी में, हमारे इस पूरे जो इकोसिस्टम है, इसमें स्किल सेट की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, यस किसी सर। का भी कोई कहीं कहीं पर भी जॉब लग जाता है तो उसकी डिग्री होती है, फिर उसका इंटरव्यू होता है। लेकिन अगर वो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव लेवल पे लगता है और वो धीमे धीमे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है। अब उसने जो डिग्री लेनी थी वो ले ली, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव से वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जाता है, तो बेसिकली कैसे जाता है? डिग्री अब नहीं ऐड ऑन हो रही है, उसका स्किल सेट ऑन ऐड ऑन होता है। यस तो सर। लाइफ में आपको ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आपका स्किल सेट ही आगे लेकर के जाएगा, जो आज की डेट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लोगों के थॉट प्रोसेस है, उन सबको चेंज कर रहा है कि किस तरह से हम वर्कआउट करें कि हमारी ग्रोथ वापस उसी तरह के हो। यस सर। अब एक चीज बताइए, आप लोग जो हैं सारे ड्यू सॉफ्टियन हैं और आज की डेट में मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं। एक जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, उसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट क्या होता है? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती है कि आपके पास कोई डिग्री होनी जरूरी है। आज की डेट में संजय दीवान जी हैं, शाकला जी हैं, संजय चौधरी जी हैं, हैप्पी जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, सारे सारे प्रशांत सिंह हैं, ये सारे के सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है कि आप कहीं भी खड़ा कर दीजिए तो लोग मंत्रमुग्ध होकर के इनको सुन सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा बोल सकते हैं तो कहीं इनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है? इनकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनके स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होती है जो ये डेवलप करते हैं। और ये लाइफ में, अगर आप एज एन इंडिविजुअल, जो भी मेरे को अभी सुन रहा है, एज एन इंडिविजुअल अगर आप किसी एक की व्यक्ति को इंस्पायर कर देते हैं अपने लाइफ के एग्जाम्पल से, अपनी लाइफ की मिस्टेक से, और और मिस्टेक्स को ओवरकम करने के लिए, तो आप भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर हम लोगों के जो होती है, वो हम लोगों की मदर होती हैं, जो हमें वो मोटिवेशन सबसे पहले टाइम पे देती हैं जब हम चलना सीखते हैं। वो पकड़ती है, हेल्प करती राइट है, सर, राइट। मोटिवेट करती है, हमें खाना खाने के लिए मोटिवेट करती है, हमें कपड़े पहनने के लिए मोटिवेट करती है, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो इंस्पायर करती है कि ऐसे करो। तो शी इज ऑल्सो ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। तो हम लोग लाइफ में
कहीं ना कहीं सब मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन हम मोटिवेशनल स्पीकर की तरह अपना करियर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हम वो और जो इन डेप्थ स्किल सेट्स चाहिए होती हैं उसको नहीं डेवलप कर पाते हैं। अभी मैं आपको हिंदुस्तान के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में पूछूंगा तो आप ज्यादातर जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लेंगे, बिल्कुल सही है, आप उनको सुनते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद मालूम हो कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सदगुरु जिनका ईशा फाउंडेशन है, वो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। गोपाल दास बहुत बड़े मोटिवेशनल हैं, क्योंकि देखिए ये सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। योगेश छाबड़िया हैं, संतोष नायर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, संदीप महेश्वरी हैं, टीएस मदान है, प्रिया कुमार हैं, शिव खेरा है, सिरंजीत है, डॉक्टर उज्जवल पत्नी है, और राहुल कपूर हैं। आप नाम लीजिए तो देयर इज प्लेथोरा। लेकिन इन सब जितने भी हैं आज की डेट में इनका कोई भी डिग्री नहीं पूछता, इनकी वैल्यू पूछता है। हर 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 आदमी की अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू हो जाती है, और वो उस वैल्यू को अपना एक ब्रांड बना देता है। मजे की बात यह है कि जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्यादातर वर्कआउट क्या करते हैं जो आप करते हैं, उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज की डेट में उनकी डिग्री कोई नहीं पूछता। अगर आप कहिए कि संतोष नायर ने कौन सी डिग्री ली है, या संदीप महेश्वरी के पास कौन सी डिग्री है, जिसके बेसिस पे आप उनको सुने, कोई नहीं पूछेगा उनके कंटेंट को। तो कंटेंट बिकम्स द किंग। अगर उनका कंटेंट स्ट्रांग है तो वो आज की डेट में सुने जाएंगे, देखे जाएंगे, और यूट्यूब पे उनके सब्सक्राइबर होते जाएंगे। तो यहाँ पर भी स्किल सेट आया। अब आप देखिए कि जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सभी कहीं ना कोई ऑथर है, किताब लिखते हैं, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम वो अपने आप को डेवलप करते जाते हैं। मतलब लर्निंग एबिलिटी उनकी हमेशा बढ़ती रहती है। अब पहले तो लोग बात क्या था कि अपने अपने जो उनकी स्पीचेस होती थी या कंटेंट जो लिखते थे या बनाते थे, उसको शेयर करने में बहुत डरते थे, क्योंकि होता क्या था कि आदमी अपनी एक चीज बता दी, या अपनी एक स्टोरी या उसका लॉजिक या कुछ भी, और वो दोबारा सुनाता था तो उसको लोग उतना कनेक्ट नहीं करते थे। तो लोग बात करते क्या थे कि अपनी रिकॉर्डिंग बना करते थे। ये हम लोग देखा करते थे। मुझे ध्यान है कि हम लोगों के यहाँ शिव खेरा 2005 में शायद आए थे फोर्ट ऑडिटोरियम में। तब उन्होंने आकर के पहला क्वेश्चन पूछा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो वी वर सरप्राइज्ड कि इतना रेनाउंड स्पीकर जो उस टाइम करीब 4.5 लाख रुपए 1 घंटे का बोलने का हम लोगों से चार्ज कर रहा था, तो वो अपने रिकॉर्डिंग से इतना क्यों डर रहा था। उस टाइम देखिए मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती थी, लेकिन आज में जब इस सब्जेक्ट को करते करते 20 साल हो गए, तो मैं इस चीज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने लगा हूँ, और इसकी डेप्थ को मैं समझने लगा हूँ। देखिए क्या होता है कि कोई भी स्पीकर होता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होता है, वो अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाता है, एक यूएसपी बनाता है, एक कंटेंट डेवलप करता है। लेकिन जो स्पीकर या जो भी मोटिवेटर अपने आप को डेवलप करना छोड़ देता है ना, वो अपने आप को एक्सपोज करना बंद कर देता है। आज की डेट में आप देख रहे हैं संजय दीवान जी अपना चैनल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और रोज वो बोलते हैं, और उनका कंटेंट इस टाइम इतने लोगों को इंस्पायर कर रहा है। ये केवल ड्यूसॉफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ड्यूसॉफ्ट के बियॉन्ड लोगों को इंस्पायर कर रहा है, क्योंकि वो लाइफ बेसिक मतलब आर्ट ऑफ लिविंग, अगर उसमें हम उनके चैनल को तो आर्ट ऑफ लिविंग भी बोलते हैं ना, तो वो बहुत सटीक बैठेगा। रीजन क्या है कि वो बहुत सिंपल लाइफ की बेसिक चीजों को ही बोलते हैं, जो आपको आपके लाइफ को इंस्पायर करता है, स्किल सेट डेवलप करता है। लेकिन संजय दीवान जी इसलिए अपने आप को चैनल पे लेके आ पा रहे हैं क्योंकि वो लर्निंग मोड में है। वो स्टैग्नेट हो गए होते ना, तो वो अपनी ट्रेनिंग को, अपने कंटेंट को छुपा के रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार मैंने ये बोल दिया, लोगों ने ये सुन लिया, फिर मेरे को कैसे सुनेंगे। लेकिन आज की डेट में जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे संतोष नैयार हो, चाहे टीएस मदान हो, चाहे शिव खेरा हो, चाहे कोई भी इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर हो, आज की डेट में ये तो फर्स्ट जनरेशन के हम कह सकते हैं, आज की डेट में सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के बच्चे भी आ गए हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं और डेवलप बहुत तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि ये सेगमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रेजेंस जितनी तेजी से और जितनी बड़ी बढ़ सकती है ना, वो आप नॉर्मल कोर्स में सोच भी नहीं सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि एजुकेशन
एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बियॉन्ड दैट आपको लाइफ में जो सक्सेस करता है वो आपकी स्किल सेट करती है। अब जैसे संजय दीवान जी, इन्होंने 12th भी नहीं करा है। अब 12th ना भी करने के बावजूद इनकी चैनल के ऊपर इतना लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? इनकी डिग्री से कर रहे हैं? नहीं, वो इनके स्किल्स से कर रहे हैं। और अच्छी चीज क्या है कि वो रोज अपनी स्किल बढ़ाते जा रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंट है कि मैं जितना भी ज्ञान दूंगा ना, उससे ज्यादा मैं और वर्कआउट करके निकालूंगा, क्योंकि ही इज अ इवॉल्विंग पर्सन, ही इज ग्रोइंग पर्सन। जो लीडर्स अपने आप को इवॉल्व और रीजेनरेट नहीं कर पाते हैं, वो स्टैग्नेट करने लगते हैं और उनको फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आने लगता है। तो हमें अपने इस सेगमेंट में, हम देखिए आज की डेट में जो ये बड़े बड़े कलाकार कर रहे हैं, चाहे सिमरनजीत सिंह हो, चाहे डॉक्टर विवेक बंद्रा हो, ये बेसिकली आप देखेंगे ये अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं और अपना एक ब्रांड बना लेते हैं। एज अ स्पीकर है, एज अ मोटिवेटर है, कहीं ना कहीं आप ही वही काम कर रहे हैं। आपका भी जो मोडस ऑपरेंडी है वो ऑलमोस्ट सेम सेम प्लेटफॉर्म पे है जो इनका है। बस ये है कि इन्होंने ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ टाइम अपने आप को एक ब्रांड की तरह उभार करके ले आए हैं। और उसका बेसिक रीजन ये है कि इन्होंने अपने स्किल सेट्स को डेवलप कर रहा है कंटिन्यूअस प्रोसेस से। ना तो ये थकते हैं ना रुकते हैं। अब जो थकता रुकता नहीं है और कंटिन्यूअसली अपने आप को डेवलप करता चलता है, उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और ड्यूसॉफ्ट के अंदर आते हैं और वर्कआउट करते हैं, कि आप किस तरह से एक ब्रांड की तरह उभरे। और हम फॉर्चुनेट हैं कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर वो लीडर्स हैं जो कंटिन्यूअस अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और एक पायनियर की तरह अपनी टीम्स के साथ खड़े हैं और उनको एक नई राह दिखा रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द लीडर्स हु हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, टायरलेसली फॉर 20 years that I've been seeing them, and continuously they are revolving। चाहे वो मेरे से बात करते हैं, चाहे आपस में बात करते हो, लेकिन जो हमारे इस टाइम कंटिन्यूस ये सेमिनार्स, वेबिनार्स, सॉरी आज की डेट में तो वेबिनार की ही बात होनी चाहिए, वेबिनार्स चल रहे हैं, मिनी सीरीज चल रही हैं, ये हम लोगों को कंटिन्यूस इवॉल्व कर रहे हैं और एवरी डे देयर इज न्यू लर्निंग टू इट। अब आज के सिनारियो में जो है लोग डिग्री नहीं पूछते हैं। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या देख सकते हैं कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, चाहे आप गूगल देख लीजिए, या कोई भी XYZ जितनी भी टॉप बेस्ड कंपनीज हैं, उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है। व्हाट दे वांट इज, दे वांट स्किल्ड पीपल, दे डोंट रिक्वायर डिग्रीज। और उसके सबसे बड़े एग्जांपल्स ये छोटे छोटे बच्चे जो मैंने अभी आपको नाम बताया था, तन्मय बख्शी हैं 13 साल के, जो गूगल के यंगेस्ट एम्प्लॉय बन गए थे, या 12 साल के सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, वो डेटा साइंटिस्ट बन गए हैं IT कंपनीज में। और आज की डेट में बच्चों को जो सिखाना है, वो बताना है, वो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नई स्किल सेट के ऊपर वर्कआउट करना है। देखिए आज की डेट में जरूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ पढ़ाइए। मैं अपने घर में क्या देखता हूँ कि बच्चे जो पढ़ते हैं ना, वो रटने की कोशिश करते हैं, वो क्रैम करने की कोशिश करते हैं, और उसको फिर एग्जाम में उगलने की कोशिश करते हैं, उनको आता कुछ नहीं। और जो अभी पोस्ट पैंडेमिक सिनारियो चेंज हुआ है, लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हुई है, डिजिटल फॉर्मेट आगे बढ़ा है, उसमें आउटलुक संसार का चेंज हो चुका है। आप देखिए, रिलायंस जो है वो रिफाइनरी थी, उससे पहले कपड़े से थी, उससे पहले केमिकल्स में थी। अब ये तीन कॉम्बिनेशन होते हुए भी आज की डेट में रिलायंस जो जियो प्लेटफॉर्म लेके आया है, वो इस पैंडेमिक में भी सबसे ज्यादा ग्रोथ करा है। और जिन्होंने उसके शेयर लिए होंगे, उनके शेयर्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। तो रिलायंस भी ग्रो करा है, प्लस उसके इन्वेस्टर्स भी ग्रो कर रहे हैं, अब इस पैंडेमिक में ग्रो कर रहे हैं। और करीब करीब मार्केट कैप जो है रिलायंस की 12 लाख करोड़ हो जाती है, और मुकेश अंबानी को 6th रिचेस्ट अगर बनाती है, तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी बना रही है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आज की डेट में सोसाइटी में, हमारे एजुकेशनल इकोलॉजिकल सिस्टम में सारे चेंजेस आ रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखें तो आप लोग एक नाम सुन रहे होंगे, व्हाइट हैट जूनियर, शायद सुन रहे हो या देखा हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो बहुत जल्दी आप देखेंगे। ये 6 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों को कोडिंग करना सिखाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये सब्जेक्ट्स इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा जिनके बच्चे अभी 6 साल से 12 साल या 15 साल के बीच में हैं,
उनको अपने बच्चों का कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट डेवलप करा देना चाहिए, और फ्यूचर उनके लिए बहुत ब्राइट हो सकता है। कोड एकेडमी है, कोड मंकी है, डाउट नट है, इस तरह के बहुत सारे वेंचर्स आ गए हैं। और जैसे ये व्हाइट हैट जूनियर है, ये तो एक ऐसी कंपनी है जो 2018 में एक हिंदुस्तानी व्यक्ति है, करण बजाज, शायद करण बजाज ने ये फॉर्म करी थी। और उसको उसकी आज की डेट में बहुत ज्यादा मार्केट कैपिटल बढ़ रही है, और इस कंपनी को कहीं ना कहीं शायद बायजूस खरीद ले। लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट क्या है आपको बताने का, कि आज की डेट में बच्चों को आप हिस्ट्री की गहराइयों में अगर लेके जा रहे हैं, तो या तो उसको आप प्रोफेसर बना दीजिए, और अगर आपको उसको सक्सेसफुल इंसान बनाना चाह रहे हैं, तो आपको उसको कहीं ना कहीं टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डेवलप करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी भी पेरेंट्स बैठे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, तो उन लोगों को माइंडसेट अपना थोड़ा सा चेंज करना होगा, कि हम लोग, ये मैं एज ए पेरेंट खुद फील करता हूँ कि हम लोगों ने जो बच्चों को देखते हैं वो क्रैमिंग के ऊपर है, लेकिन सिनारियो बिल्कुल चेंज है और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। जो बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, बिलीव मी, जब तक वो 10 साल बाद 10th 12th कर चुके होंगे, जो आज की डेट में जॉब्स हैं और जो वो 10 साल बाद आकर के करेंगे, उसमें उसका उसकी आज आज की डेट में उत्पत्ति भी नहीं हुई है। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, आज से 20 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन अगर करा होगा, जो अभी मुझे सुन रहे हो, तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन 20 साल पहले करा होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, उनमें से किसी ने 10th या हो या 12th हो या उनके पेरेंट्स हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके बच्चे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जैसी इंडस्ट्री नहीं थी। ये चीजें इतनी ज्यादा इवॉल्व हो यस रही सर। हैं कि आप इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, उसके लिए अगर पेरेंट्स आज की डेट में सोचें कि मुझे ये कराना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 67% बच्चा जो आज की डेट में पढ़ रहा है, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो जो काम करेगा वो काम अभी तक बना ही नहीं है। इतना ड्रामेटिक, ड्रास्टिक चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, चीजों के अंदर। और इस पैंडेमिक की वजह से तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। आज से 20 साल पहले अगर आप किसी को कहिए कि टच फोन जैसी कोई चीज होती होगी, तो आदमी उसको मानने को नहीं तैयार होता होगा कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। आप बैठे बैठे यूएस में या कहीं पर भी बात कर सकते होंगे, कम्युनिकेट कर सकते होंगे, सारी चीजें इधर से उधर जा सकती होंगी। तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा इवॉल्विंग और बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर। नए नए जो एवेन्यूज अभी डेवलप होकर के आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप देखिए तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मेजॉरिटी जो लोग अभी बैठे होंगे, वो अगर 10 साल पहले भी उन्होंने ग्रेजुएशन करी होगी या 10th 12th करा होगा, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीज उन्होंने नहीं वर्कआउट करी होगी। या गूगल एडिसेंस, या फेसबुक इंस्टेंट एक्सेस, या आर्टिकल्स, या फेसबुक जैसे कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केटिंग, ये सारी चीजें अब इतनी ज्यादा इवॉल्व हुई हैं और इतनी फास्ट ग्रोइंग है कि ये आज से 10 साल या 15 साल पहले करे हुए ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने इस तरह के, अगर जो इन तरह की जॉब्स में होंगे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। टिकटॉक है, टिकटॉक जैसे नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, वो सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह के, और लोग टिकटॉक के ऊपर भी कमा रहे हैं, लोग यूट्यूब पे भी कमा रहे हैं, लोग इंस्टाग्राम पे भी कमा रहे हैं। इतने एवेन्यूज, इतने अपॉर्चुनिटीज बनती है, जो हमने देखा है 20 साल में, उसमें इतना चेंज आ गया। तो बिलीव मी, जो आगे आने वाले 10 साल हैं, उसमें इतनी चीजें इवॉल्व होंगी, इतनी नई चीजें आएंगी कि अगर आप 96% में कर रहे होंगे, तो आप, आपके पास कोई ऐसा नहीं रहेगा कि आप ग्रो नहीं कर सकते। आप 94% में बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। लोग बाग अपनी आईटीआर ऑनलाइन डलवा देते हैं, उसके छोटे छोटे कैप्शंस पड़े रहते हैं। अब किसी ने 10th या 12th करा हो, उसने आईटीआर कहीं फाइल करी, उसने अपनी वीडियो बना के डाल दी और उसने अच्छे से काम करके डाली होगी ना, बिलीव मी, उसके पास इतने हिट आएंगे और इतने ज्यादा उसके पास आएंगे लोग आज की डेट में, क्योंकि सब डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हैं। आप लोगों में से जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल है, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा जब वो 10th कर रहे होंगे या 12th कर रहे होंगे कि वो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उस तरह का कॉन्सेप्ट। आज काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग को।
तो उनका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं, इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं कि उन्होंने वो चीज ना समझी है। वो ज्यादातर इस तरह के लोग होंगे जो या तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होंगे या वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। इस दो सेक्टर के लोगों को क्या होता है कि माइंडसेट एक फ्रेम में आ जाता है। ज्यादातर जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं उनके साथ थॉट क्या होता है कि किसी तरह से लड़का अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में आ गया तो उसके 10 लाख रुपए जो हैं वो डाउरी के बिल्कुल दहेज के पक्के हो जाते हैं। तो उसका माइंडसेट कहाँ चल रहा है कि अगर मेरा लड़का इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या किसी गवर्नमेंट सर्विस में आ जाए तो मैं दहेज से उसको वसूल लूंगा। अब उसका माइंडसेट और स्किल सेट डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि उसने जो अपने पहले देखा है और आज का सिनेरियो वो दोनों में एडजस्ट नहीं कर पाता है। और जब बच्चा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ करके बातें करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों की लाइफ में चेंज लेके आता है, उसको अपने स्किल सेट पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर वो किसी से बात करता है और सामने वाला कहता है कि ब्रीजा की कॉस्ट जो है वो 10 लाख होती है, तो वो बच्चा उस टाइम बात करते करते ब्रीजा के लिए इमेजिन कर सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है कि मैं 5 साल के अंदर इसको ले लूंगा। वहीं पर जो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई बच्चा लगता है, उससे आप कह दीजिए कि यार कभी तुम मर्सिडीज ले सकते हो, तो उसकी लाइफ में वो क्रॉस होता है, क्योंकि उसके बियॉन्ड उसका थॉट जा ही नहीं सकता। राइट राइट। कितने ऐसे लोग होते हैं जो डिफेंस सर्विस में होते हैं। डिफेंस सर्विस में बहुत मेहनत होती है और सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन ऑफ एमिनेशन यूज करने के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री से इंडिया ने एक्सपोर्ट करा हो, तो 9th-10th का पढ़ा हुआ बंदा जो है वो वहां पे उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके पीरियोडिक्स पढ़ करके उसको एग्जीक्यूट करता है और बहुत अच्छे से करता है। रिटायरमेंट के बाद जब उसका टेन्योर खत्म हो जाता है और इतना स्किल्ड आदमी बाहर निकलने के बाद दरवाजा खोल बंद करने या आदमी की तलाशी लेना शुरू करता है, तो इससे खराब स्किल सेट वाली बात ही नहीं हो सकती है कि आप जो जो सेकंड या थर्ड जनरेशन की एमिनेशन यूज कर रहा है इंडिया के लिए, वो जब अपनी जॉब छोड़ करके कहीं बाहर आता है, फिर वो अपने लिए एवेन्यूज देखता है। हालांकि गवर्नमेंट उसको स्किल सेट डेवलप करने के लिए हेल्प आउट करती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मैन पावर कंसल्टेंट बन जाते हैं या कोई दरवाजा खोलने के लिए हो जाते हैं या किसी की चेकिंग करने के, क्योंकि वो डिफेंस बैकग्राउंड से। तो ये इतना खराब लगता है देखने में। और मैं जब देखता हूँ कि वही डिफेंस पर्सनल ड्यूसॉफ्ट जैसे डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को चुनता है और अपने आप को डेवलप करता है, और वो राजेंद्र नारीकोट जैसा सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, रविचंद्रन जैसा सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, तो उसकी लाइफ में जो ये एडवांस हुए होते हैं वो उसके पिछले 35 साल में चीजें नहीं आती हैं जितनी 5 साल के अंदर उसके लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, लाइफ में स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं जिन पढ़ रहे हैं, हमें शुरू से उनके स्किल सेट के ऊपर फोकस करना है, ना कि वो रटंत विद्या के ऊपर कि बस रट लो, 98% मार्क्स लेकर के आ जाओ और फिर उसके बाद उस लाइन में लग जाना जहां मनरेगा में जाकर के। आई वाज सरप्राइज्ड, मनरेगा में जाकर के मैं देख रहा था इस बार जब टीवी पे आ रहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट्स लेकर के 202 रुपए के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। मतलब एक एक किसी भी सोसाइटी के लिए इससे खराब चीज हो नहीं सकती है, जबकि उस आदमी को अगर हम सही तरह से वर्कआउट करें तो वो हमारी इस कंट्री के लिए, हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर आप पुराना सिनेरियो देखें तो ज्यादातर पेरेंट्स जो हम लोगों के थे उन्होंने जीवन में एक जॉब करी थी। हम लोगों की जनरेशन में कुछ लोगों ने हैं, जैसे संजय दीवान की ही मैं एग्जांपल लूंगा, उन्होंने 2-3 तरह के वर्क करे हैं अपनी लाइफ में। हैप्पी जी का अगर मैं लूंगा तो उन्होंने भी 2-3 तरीके के वर्क करे हैं, और सुरेंद्र जी ने भी 2-3 तरीके के वर्क करे हैं अपनी लाइफ में, अपना करियर बनाए। लेकिन अल्टीमेटली दे ऑल सेटल डाउन इन डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ने जो स्टेबिलिटी, जो फोकस, जो ग्रोथ, जो स्किल सेट उनके अंदर डेवलप करके दिया है, वो सब अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहले पेरेंट्स एक सेट में थे, अगर मान लीजिए किसी का फादर हलवाई है तो बच्चे मोस्ट प्रोबेबली हलवाई बनने की कोशिश करते थे, या कुछ और डेवलप कर जाते थे, पढ़ लिख जाते थे तो वो थोड़ा सा अपना जॉब वॉब में चले जाते थे। लेकिन सोसाइटी में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है कि आज प्यून का बच्चा अगर होगा तो वो प्यून नहीं बनना चाहेगा, अगर कोई माली होगा
तो गार्डनिंग वो कहेगा मैं, अगर किसी ड्राइवर का बच्चा होगा तो कहेगा मैं ड्राइवर नहीं बनूंगा, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा। तो माइंडसेट में, स्किल सेट में इतना ज्यादा चेंज आ रहा है। पहले वाला सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। जो मान लीजिए किसी की अमृतसर में दुकान होती थी पिताजी की, तो बेटा जो होता था 11th-12th के बाद वो फादर को ज्वाइन कर लेता था और फिर उसी 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 सिस्टम में गुंथता चला जाता था, और उसकी लाइफ उसको, उसके बियॉन्ड उसको बहुत ज्यादा होगा तो फॉरेन कंट्री का अगर 1-2 चक्कर लग गया तो फिर उसके बाद वो चौड़ा होकर के अपने सारे दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बता देता था। लेकिन वो अपने आप में मेटियोरिक चेंज ला करके नया इस नए सिनारियो का बंदा बनाने की जब कोशिश करता है तो लोग उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में लगे हैं, आप उस नए जमाने के कॉन्सेप्ट में लगे हैं जो 20 साल पहले लोगों के बियॉन्ड था, उनके थॉट प्रोसेस में नहीं था। और बिलीव मी, आप लोगों के जो बच्चे अब जिनकी शादियां होनी है या बच्चे होने हैं या जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड में होंगे, वो बच्चे कितने स्किलफुल और कितने ग्रोथ ओरिएंटेड होंगे आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कितने 67 जैसे मैंने आपको बताया परसेंट जॉब्स तो अभी उनके बनी नहीं है जो वो करने वाले। इसलिए आप उनको जो पढ़ा रहे हैं उससे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि आप उनको क्या कर रहे हैं। आप उनका बेसिक फंडामेंटल और स्किल सेट के ऊपर अगर ध्यान देंगे, वो हिंदुस्तान के आने वाले फ्यूचर के बड़े जबरदस्त सिटीजन बनने वाले हैं। Right. अब जितना भी ये मैंने सारी चीजें बताई हैं, उसमें भी क्या होता है, 90% और 10% का खेला हो जाता है। 90% और 10% का कैसे? अभी मैंने जो आपसे बात करी है, आ, हमारे सोसाइटी के अंदर जो है 90% जो होते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं। 10% जो होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। अब जो मुझे अभी सुन भी रहे होंगे, उसमें मैं कह सकता हूँ कि 10% ही को मेरी बातें ज्यादा समझ में आ रही होंगी, कनेक्ट हो रही होंगी, और वो उस चीज की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, और 90% को नहीं होगा क्योंकि वो एक फिक्स माइंडसेट के हैं। यही चीज जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो जाती है, और यही इसी तरह की इंडस्ट्री के अंदर हो जाती है। हमें 2 तरह के लोग मिलते हैं, आप जिससे भी मिलेंगे वो कुछ फिक्स माइंडसेट के होंगे जो 90% में आएंगे, और कुछ ग्रोथ माइंडसेट के होंगे। तो जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं कि नए सिनारियो बता रहे हैं कि बस इंडस्ट्री और सोसाइटी इस तरह से चेंज हो रही है, और जो अपने आप को चेंज करेगा वो ग्रो करेगा। तो Right. 90% आपको ऐसा मिलेगा जो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता है। अब चेंज क्यों नहीं करना चाहता है उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा। लेकिन 90% जो है वो चेंज नहीं करना चाहेगा, केवल 10% करना चाहेगा। तो आप लोग जब लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं कि एवरेज सेल जो होती है, 10 प्लान करो तो 2 निकलते हैं या 3 निकलते हैं, तो आपका रेशियो ज्यादा अच्छा इन कंपैरिजन टू, हो सकता है आपका प्लान प्रेजेंटेशन, आपकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो इतनी अच्छी है कि उसमें आप 10 में से 2-3 कर देते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखिए तो 10 में से 1 यानी कि 10% ही सक्सेस रेट होता है, क्योंकि लोग ग्रोथ माइंडसेट के बहुत कम होते हैं। आज ही की डेट में अगर आप देखें तो इस टाइम स्कूल्स चल रहे हैं, ज्यादातर स्कूल्स के टीचर्स जो हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब स्कूल्स के टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका रीजन ये क्या है कि पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल को फीस नहीं जमा कर रहे हैं। पेरेंट्स स्कूल को फीस नहीं जमा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि टीचर्स क्लासेस नहीं ले रहे हैं। अब ये देखिएगा कि ये सर्कल है, इस सर्कल में कहाँ ब्रेक लगा? पेंडेमिक की वजह से लगा। पेंडेमिक की वजह से क्यों लगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए। गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए, बच्चे नहीं आए, पेरेंट्स ने उनका फीस देना बंद कर दिया। फीस देने बंद करने से लोगों की सैलरी अटक गई। अब ये पूरा साइकिल अटक गया। जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एजुकेशन, वही रुकी हुई है। लेकिन सिचुएशन यही है। अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आप देखिएगा ज्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं वो खाली बैठे हैं। लेकिन उसी जगह 10% ऐसे भी स्कूल हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को डेवलप करा है, उनको एजुकेट करा है, उनको बताया है, पढ़ाया है, उनको नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्कआउट करने के लिए करा है, और वो डिजिटल फॉर्मेट के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और वो पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं काफी ऐसे टीचर्स को अभी देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, जिनका जब वो क्लासरूम ट्यूशंस लेते थे तो उसमें करीब 10-12 बच्चे एक बैच में बैठते थे। उन्होंने, उनका वही कॉन्सेप्ट था जो पढ़ा रहे थे, लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में उन्होंने अपने आप को गूगल क्लासरूम पे लेकर के आए। जो नई टेक्नोलॉजीज की चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने वर्कआउट करा। पढ़ाना वही है, लेकिन
आज उनके पास बच्चे जो 10-12 बच्चे एक बैच में पढ़ा रहे थे, वो 40 से 50 बच्चे एक-एक बैच में एक-एक टाइम पे ऑनलाइन लेने लग गए। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज करी है। फिर ये मैंने एग्जांपल आपको दिया है 10% और 90% है। 90% जो है अपना स्किल सेट नहीं बढ़ाना चाहता, वो उसी फ्रेम में होना चाहता है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारी कंपनीज रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने पहले 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते अपना वर्क बिल्कुल रोक दिया, क्योंकि उन्होंने वेट करने की कोशिश करी कि किस तरह से ये पेंडेमिक खत्म हो, सिनेरियो बेटर हो, हम उसी तरह से उसी वातावरण में रहेंगे, वैसे ही सिनेरियो होगा, वैसे ही स्टेज होगा, वैसे ही फूल माला होगी। वो उस माइंडसेट के साथ थे और उन्होंने अपने ऑपरेशंस, रीजन आप कुछ भी दे सकते हैं कि सप्लाई चेन सिस्टम की वजह से हमारा ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से, इसकी वजह से हम बिलिंग, वहीं पर ड्यूसॉफ्ट जो है वो एक ग्रोथ माइंडसेट की कंपनी निकली। ड्यूसॉफ्ट के अंदर हमने पहले 2 दिन के अंदर ये डिसीजन ले लिया था कि बॉस, सिनेरियो हैज चेंज्ड एंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। और हमने उसी में अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप करा, नए सॉफ्टवेयर्स बनाए, नए ऑपरेशनल प्रोसीजर्स बनाए और ऑपरेशंस हमने उस, जब बिल्कुल लॉकडाउन था, कोई मूव नहीं कर सकता था, ये एक रिकॉर्ड की तरह है कि ड्यूसॉफ्ट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसने अपने एक दिन के लिए अपने ऑपरेशंस बंद नहीं करे, जो एक मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहेगा। और काफी कंपनीज और काफी नेटवर्कर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कोट करेंगे ड्यूसॉफ्ट को कि बॉस, अगर कोई कंपनी है इस इंडस्ट्री के अंदर जो टेक्निकली अपने आप को उसने साउंड रखा है, अपने आप को ग्रोथ पे रखा है, वो ड्यूसॉफ्ट है। और हम सब फॉर्चुनेट है कि हम सब उस प्लेटफॉर्म पे हैं जो आज की एक ग्रोथ इंडस्ट्री है, जो सनराइज इंडस्ट्री है, जो हमें नए आयाम के वो तरफ लेके जाने वाली इंडस्ट्री है। हमारा प्रोडक्ट बहुत बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग सनराइज इंडस्ट्री की तरह है। दोनों कॉम्बिनेशन हमारे एक ऐसे उभर करके आ रहे हैं जो हमें सुपरबली सक्सेसफुल बनाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और मजे की बात यह है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अगर आप अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे, वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो जल्दी इसको समझ भी नहीं पाएंगे। रीजन क्या है कि उन्होंने वो चीजें देखी नहीं है। और जो समय इतनी तेजी से बदल रहा है और चीजें बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी जो ये इंडस्ट्री है वो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो सनराइज इंडस्ट्री की। अब सनराइज इंडस्ट्री किस तरह से होती है, जैसे अभी अगर आप देखें तो सोने का भाव जो है वो 50,000 रुपए तोला हो गया, 30-32 हजार से 50,000 धीमे 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 बढ़ गया। वहीं सेंसेक्स हमारा गिर गया है, वहीं रियल एस्टेट जो है वो हमारा गिर गया है। इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बढ़ते हैं घटते हैं। तो जो बढ़ते हैं वो सनराइज में आ जाते हैं, जो घटते हैं वो सनसेट की तरफ जाते हैं। और आप फॉर्चुनेट हैं कि आप आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है जो एक सनराइज इंडस्ट्री है। और इस सनराइज इंडस्ट्री के अंदर आप उस कॉन्सेप्ट के साथ लगे हुए हैं जो स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करता है। जो स्किल बेस्ड एजुकेशन इस टाइम सबसे ग्रोथ ओरिएंटेड है और उसमें सबसे अच्छी चीज ये रही है कि आपने डिजिटल फॉर्मेट को अपना लिया है, पकड़ लिया और उसके ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं। अब आप जिस फॉर्मेट पे वर्कआउट कर रहे हैं वो आज की डेट का सबसे ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। आपका सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की तरह है, आपका प्रोडक्ट इमीडिएटली आपके सब्सक्राइबर के पास पहुंचता है। और जब आप उससे बात करते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट से बात करिए कि आप संदीप माहेश्वरी हैं, आप शिव खेरा हैं, आप संतोष नायर हैं, आप डॉक्टर बिंद्रा हैं। क्योंकि इन लोगों ने भी अपना एजुकेशन का फॉर्मेट बनाया है जिसको वो सेल आउट करते हैं। वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांडिंग करने के बाद लोगों को कनेक्ट करते हैं। आप कभी भी उनके वीडियो सुनिएगा तो आखिरी के 3-4 मिनट में वो फिर अपनी सेल करना शुरू किया। पहले तो आपको ट्रेलर देते हैं, लेकिन ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बनाया है और उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। आपके पास बना बनाया ब्रांड है, आपके पास बना बनाया प्रोडक्ट है,
आप सिर्फ उसको प्रमोट कर दें, और प्रमोट किस लिए कर रहे हैं कि लोग जो आज की डेट में डिस्ट्रेस में हैं वो अपनी लाइफ में राइज कर जाएं। आज की डेट में जो हमारा कोई टीचर जो है, पेपर में मैंने पढ़ा कि पंचर लगा रहा है, या कोई टीचर आज की डेट में फ्रूट्स बेच रहा है, तो जो हाईली एजुकेटेड इस तरह के जो हमारी सोसाइटी को बनाने वाले हैं, जो इस तरह से, हालांकि ये कोई काम गलत नहीं है, चोरी चमारी नहीं कर रहे, लेकिन जो वो और बेहतर काम कर सकते हैं लोगों की ग्रोथ में, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के आता है। और अगर ऐसे लोगों के पास आज की डेट में अगर ड्यूसॉफ्ट पहुंचता है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स पहुंचते हैं, और आप उनको मोटिवेट करके एक और बेहतर इंसान, एक प्रोडक्टिव इंसान बना लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे पुण्य का कोई काम नहीं है कि आप किसी को सही राह, कोई सही डायरेक्शन देकर के उसको वर्कआउट करा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि हमारा जो प्रीवियस सिनेरियो था वो टेस्ट मैच की तरह था, और अभी प्रेजेंट वाला जो है वो T20 की तरह हो गया। टेस्ट मैच की तरह पहले हम लोग 4-4, 5-5 घंटे का इवेंट करते थे, 2-2 दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती थी, सिनेरियो डिफरेंट था, माला होती थी, स्टेज पे डांस होता था, म्यूजिक होता था। अभी तो आप मेरे को सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक ही नहीं बजा होगा, तो उसमें आपको पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है। लेकिन सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं, तो पहले जो था वो लंबा गैप का होता था, आज की डेट में ये डायरेक्ट होता है, मतलब T20 की तरह। आज मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी नॉर्मली इतनी फास्ट बोलने की आदत नहीं होती है, लेकिन मैंने अपने आप का थोड़ा सा इसमें चेंज लेकर के आया हूँ, और क्योंकि ड्यूरेशन शॉर्ट होता है और मुझे चीज कवर ज्यादा करनी होती है, तो मैं थोड़ा सा भी फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, T20 का फॉर्मेट है, डिजिटल फॉर्मेट है, और आपको अपने आप को इसी फॉर्मेट में आप डेवलप करते जाना है। आपकी अप्रोच और आपकी जो लीथलनेस है वो और बढ़ेगी, और आपकी सक्सेस रेट और बढ़ेगा। और यही रीजन है जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि ड्यूसॉफ्ट की ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी है। ज्यादातर जो हमारे पॉपुलेशन है वो 26 साल की जो है 60% पॉपुलेशन है, जो हमारी मेजोरिटी है, और ड्यूसॉफ्ट में हमारे 22 साल के करीब ड्यूसॉफ्टियंस है, जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। और इस सेक्टर में आप ये समझ लीजिए, संसार का केवल हम अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो केवल हम 0.7% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो हिंदुस्तान में इस सब्जेक्ट की ग्रोथ का बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमेरिका और चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्रीज, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, उसके अंदर 18% के ऊपर ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और हम केवल 0.7%। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज वेरी स्मॉल। तो हमारे लिए इसकी इमेंस अपॉर्चुनिटी, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग इस टाइम की एक सनराइज इंडस्ट्री है, और इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। अब फाइनल कंक्लूड करने से पहले मैं आपको जो 90% वाले हमारे रहे हैं और जो 10% वाले हैं, उनमें बेसिकली फर्क कहाँ आ जाता है कि बेसिकली अब वो हो सकता हो आपको ड्यूसॉफ्ट के अंदर भी दिखाई देता हो कि आपके ड्यूसॉफ्ट में जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जो वर्कआउट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें जो 90% में आप देखिएगा, सबसे बड़ा एक इंग्रेडिएंट मिलता है, वो है लेजीनेस। और लेजीनेस जो होती है बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है मेंटल लेजीनेस, एक होती है फिजिकल लेजीनेस। अब ये जो 90% के पास है, जो ग्रो नहीं कर पा रहे, जो नए माइंडसेट के साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनकी मेंटल सेटअप में या उनकी लेजीनेस का पार्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। फिजिकल, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये एक इटसेल्फ एक सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन बेसिक यही है कि अगर आप अपनी टीम्स में भी देखेंगे तो उसमें आपको 90% ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि जो भी टीम चल रही है उसका मेन कंट्रीब्यूटर 10% में आता है, 90% जो है वो फॉलोअर में आता है। इसीलिए मैं जब कभी ट्रेनिंग द ट्रेनर या इस तरह का इवेंट्स होता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे को सिर्फ उस 10% से मिलना है या बात करनी है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो लोग कनेक्ट हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो ड्यूसॉफ्ट के उस 10% में आ रहे हैं जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, और जिनमें लेजीनेस का इंग्रेडिएंट बिल्कुल जीरो फॉर्मेट है।
और कहीं ना कहीं आप जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने आप को अपने घर का जो है ग्रोथ इंजन मानते हैं। आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपने फैमिली का चीफ बिलीफ ऑफिसर कह लीजिए कि आप आपके ऊपर वो बहुत निर्भर कर रहे हैं कि हाँ हमारा बेटा जो है वो हमारी फैमिली को सक्सेसफुल करेगा। कोई भी चैलेंज घर के अंदर आता होगा तो आप एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोवाइड करते होंगे। घर में किसी तरह का प्रॉब्लम आता होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबसे पहले लेने शुरू करते होंगे। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो ड्यूसॉफ्ट में आ गया है उसका ये स्किल सेट 100% डेवलप होता है और वो अपनी फैमिली का ग्रोथ इंजन बनता है। और जो ग्रोथ इंजन बनता है सबमिशन उसी के लिए आता है, और जिसका सबमिशन आता है वही अपने आप को ग्रेजुअली डेवलप करता रहता है। जितने भी ड्यूसॉफ्टियंस आज मेरे को सुन रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही चीज है कि आप अपनी फैमिली का ग्रोथ इंजन बनिए, चीफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह आप एक्ट करिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप अपने घर के अंदर क्रिएट करिए। आप अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स की शुरुआत अपने घर से करते हैं, जो इनकलकेट आपकी टीम्स में होती है, और वही आपका मेन ग्रोथ बनता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की सिनेरियो में एजुकेशन एज अ डिग्री के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो आप जॉब्स के सेक्टर में जा रहे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में जा रहे हो, आप आज के डेट में जो सिनेरियो चेंज हो रहा है वो स्किल्स का हो रहा है। कोई भी कंपनी हो उसमें स्किल सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मजे की बात यह है कि स्किल सेट ही आपका प्रोडक्ट भी है जो आप प्रमोट करते हैं। और जितनी भी कंपनीज चल रही हैं उनके सीनियर लीडरशिप आपके ही प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करती हैं। और जितने भी सीनियर लीडर हैं या और डायरेक्ट सेलिंग के प्रमोटर हैं वो भी डिजिटली ही पढ़ रहे हैं, तो सारे आपका ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आपको फक्र होना चाहिए कि आप सही टाइम पे सही कंपनी के साथ सही इंडस्ट्री के साथ अपने करियर को लेकर के जा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जो चीज आप 2025 में करना चाहते थे, जो आपके टारगेट्स थे, वो आप कहीं ना कहीं 2023 तक उसको फुलफिल करेंगे। लेकिन फिर वही है कि आप 90% में आएंगे कि आप 10% में आएंगे। अगर आप 10% में आएंगे तो आपके वो फुलफिल होंगे। आप 90% में आएंगे तो आपको हमारी ट्रेनिंग्स में फिर बार बार आना पड़ेगा। ऑन दिस नोट मैं आप लोगों से एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा कि इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ काफी है, और 50% से ऊपर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही वर्क करती है, जॉब्स उसी में है। और हमारी जो रबी क्रॉप थी वो बहुत अच्छी हुई है, और खरीफ की भी सोई, क्योंकि इस बार बारिश बहुत अच्छी हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जो अभी सिनेरियो देखकर लग रहा है कि एग्रीकल्चर साइड से हमारी हिंदुस्तान की इनकम बहुत ग्रो करने वाली है। मैं उम्मीद ये करूंगा अगर आप जहां पर भी हैं, जिस भी एरिया में हैं, आपके पास अभी आने वाले 6 महीने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाले हैं, प्रोवाइडेड आप उनसे कनेक्ट कर पाए। क्योंकि लाइफ का एक बिल्कुल बेसिक रहा है, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। जितना आप इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट निकलेगा। इनपुट है कि आप लोगों को कांटेक्ट करके प्लान शेयर करेंगे तो उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बहुत बेसिक है, लेकिन फिर यही है कि ये 10% वालों के लिए, 90% वालों के लिए, क्योंकि उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। जितना आप इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट रहेगा। और लेजीनेस को आपको अपनी लाइफ में कट्टा मारना है, क्योंकि आप ड्यूसॉफ्टियन हैं, आप ड्यूसॉफ्ट के साथ हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये स्लोगन का आप यूज कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो एजुकेशन से ही है। इंडिया की ग्रोथ एजुकेशन से है, और इंडिया को अगर ग्रो करना है, वी एज ए इंडिविजुअल हमें कंट्रीब्यूट करना है अपनी कंट्री के लिए, हमें सक्सेसफुल होना है, हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी। Thank you everyone for listening to me, for your patience. Thank you, Sarak. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you very much. Right, Saklaji. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Over Thank to you the so host. much, respected Anurag sir. आज आपने जो हमें गाइडलाइन दी है, जो डायरेक्शन दिया है, और MLM इंडस्ट्री के बारे में जो बताया आपने, जो इकोसिस्टम जो बताया, वाकई में वो सिस्टम इतना जबरदस्त हमें समझ में आया है, और ये वाकई में इसको समझने की जरूरत